Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So in today's video we are going to discuss the topic UN Charter, जिसमें हम UN Charter के बारे में समझेंगे, पर्पस क्या है उसका, प्रिंसिपल्स क्या है उसके, और वो किस तरीके से कनेक्टेड है ह्यूमन राइट्स लॉ से, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को भी समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा जो टॉप सब्जेक्ट है वो है हमारा ह्यूमन राइट्स लॉ। तो सबसे पहले हम यूएन चार्टर को समझते हैं। यूएन चार्टर एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर ना कुछ रूल्स लिखे गए हैं जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, कुछ प्रिंसिपल्स है इसके अंदर जिसके अकॉर्डिंग ना इंटरनेशनली सब चीज़ें चलती है। ठीक है, इंटरनेशनली कैसे चलती है वो अब हम इन पॉइंट्स को देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा किस टाइप के रूल्स की बात कर रही हूँ मैं। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यूएन चार्टर मेक श्योर करता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेचर्स, नेशंस के बीच एक फ्रेंडली रिलेशन बना रहे और सब रिस्पेक्ट करे, सॉवरेन इक्वालिटी बनी रहे, एंड कोई भी किसी भी डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर ना करे कोई भी नेशन। और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है, ये पॉइंट आगे हमारे वीडियो में बहुत काम आएगा। ये ना ही सिर्फ इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है, इंटरनेशनल पीस का ध्यान रखता है यूएन चार्टर, बट ऑल्सो प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स को। तो अभी मैं जब आपको बता रही थी मुझे एक प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा था कि यूएन चार्टर क्या ध्यान रखता है। यूएन चार्टर इंटरनेशनल पीस के ऊपर फोकस करता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है और सारे रूल्स जो लेट डाउन है उस डॉक्यूमेंट में वो इसी चीज से रिलेटेड लेट डाउन है। देन डिस डिस disarmament and regulation of armament, यानी कि advocating for the reduction of arms, यानी कि इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी आर्म फोर्स यूज ना करे, अननेसेसरी कोई मिलिट्री पावर यूज ना करे। जो भी लड़ाई है उसे बैठ के सुलझाया जाए जो भी देशों के बीच में, और लड़ाई को जितना हो सके प्रिवेंट किया जाए। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इन चीज़ों पे फोकस करता है। ये ओवरऑल ग्लोबली काम करता है, जो इसके मेंबर देश है उन सबको साथ में लेके, ये कोई एक कंट्री के लिए वर्क नहीं करता है। देन इंटरनेशनल लॉ एंड जस्टिस के ऊपर एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम के ऊपर। इसमें जो भी मैंने आपको हेडिंग्स जो है मैंने पढ़ाई है उसके में जो भी पॉइंट्स है उनकी एक्सप्लेनेशन, अगर आपको कुछ भी समझना हो तो इनकी एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लेना है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है। अब मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। द यूनाइटेड नेशन चार्टर इज द फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, एक तरीके का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशन का, जो कि एस्टैब्लिश होता है प्रिंसिपल्स और फ्रेमवर्क के थ्रू, जो एस्टैब्लिश करता है प्रिंसिपल्स को और फ्रेमवर्क को फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस। अब ये साइन हुआ था जून 26 1945 में इन सैन फ्रांसिस्को, और ये फोर्स में आया था अक्टूबर 24 1945, जिसको ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट डेट माना जाता है यूनाइटेड नेशन की। अब इसके की फीचर्स की बात करें यूएन चार्टर के, तो सबसे पहले इसका पर्पस आ जाता है, हम सबको पता ही है, मेंटेन करता है पीस एंड सिक्योरिटी को, रिलेशन फ्रेंडली रिलेशन बनाता है नेशंस के बीच, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करता है और कोऑपरेट करता है। फिर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इक्वालिटी का ध्यान रखता है, कोई भी किसी के डोमेस्टिक अफेयर में ना इंटरफेयर करे, इस बात का ध्यान रखता है। डिस्प्यूट सेटल करता है अमंग नेशंस, और कोई भी किसी कंपनी को, मतलब कंपनी कह रही हूँ सॉरी, किसी कंट्री को डराए ना, किसी भी गलत फोर्स में ना यूज हो, ये इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। देन मेंबरशिप की बात करें तो एक तरीके से ये सबके लिए ओपन है, कोई भी कंट्री इसका मेंबर बन सकती है, बस उसको इसके रूल्स को मानना पड़ेगा। बट फिर भी इसका एक तरीका और है, एडमिशन टू मेंबरशिप रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। एक तो यूएन जनरल असेंबली का अप्रूवल चाहिए, वो भी कैसे मिलेगा, रिकमेंडेशन होती है सिक्योरिटी काउंसिल, यानी सिक्योरिटी काउंसिल जब किसी कंट्री को रिकमेंड करेगा कि हाँ ये कंट्री पीस लविंग कंट्री है और इसे आना चाहिए, यूएन चार्टर का पार्ट बनना चाहिए, तो आगे जाके यूएन जनरल असेंबली उसे अप्रूव करेगी और वो पार्ट बन जाएगा। फिर यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। मैं आपको इसको ऐसे ही समझा देती हूँ, पॉइंट्स पे हम बाद में जाएंगे। वो क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन चार्टर के ना प्रियम्बल में इसके प्रिंसिपल्स को हमने पढ़ ही लिया ऑलमोस्ट, कि ये पीस रखना चाहता है पूरे उसमें वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन चार्टर, बट इसके प्रियम्बल में ना ह्यूमन राइट्स का जिक्र हुआ है। और यूनाइटेड नेशन जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी ट्रीटीज और डिक्लेरेशन के साथ है, रिफ्लेक्ट करता है, मतलब बहुत सारी ट्रीटीज और डिक्लेरेशन का पार्ट है या उन्हें रिफ्लेक्ट करता है किसी ना किसी तरीके से, उनमें इसका जिक्र होता है। तो इससे क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर जब हर जगह आता है तो उसके जो प्रिंसिपल्स है वो भी हर जगह देखे जाएंगे, बार बार पढ़े जाएंगे, बताए जाएंगे। तो उसके प्रियम्बल में ही ह्यूमन राइट्स लॉ आ जाता है, जिससे यूनाइटेड नेशन चार्टर ह्यूमन राइट्स लॉ को भी प्रमोट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से इसमें ह्यूमन राइट्स लॉ भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन यूएन चार्टर एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, इसके हम रिलेशनशिप को समझ लेते हैं।
United Nations Charter, established on of the UN. The UN Charter was signed in 1945 and served the foundational document. ये हमें पता ही है, इसके प्राइमरी गोल आपको पता ही है, कॉर्पोरेट करना, बाकी कंट्रीज के साथ पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी का ध्यान रखना और लड़ाई झगड़ों को दूर रखना. ठीक है. अब आ जाते हैं पर्पस पे इसके, वो भी हमको ऑलरेडी पता है. द चार्टर आउटलाइंस द पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन, जिसमें एम्फेसाइज करते हैं वो सॉवरेन इक्वालिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे एंड द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स. प्रमोशन की बात करें, मैंने आपको बताया ही था कि यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि इसके प्रियम्बल में आता है. इसके जो प्रियम्बल है वो एक्सप्रेस करता है कमिटमेंट टू प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस. किस तरीके से वो आगे प्रमोट कर रहा है ह्यूमन राइट्स को? सोशल प्रोग्रेस विच इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट ऑफ कोर्स, और बेटर स्टैंडर्ड्स जो लोगों को प्रोवाइड होते हैं एक बेटर लाइफ जीने के लिए, बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ. ठीक है. इंक्लूडिंग लार्जर फ्रीडम, यानी कि इंडिविजुअल की जो नीड्स है, इंडिविजुअल की जो राइट्स है, इन चीजों को प्रमोट कर रहा है कौन? यूनाइटेड नेशन चार्टर. एंड ये जो राइट्स है ये किसके अंदर आते हैं? ह्यूमन राइट्स के अंदर. देन आते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर, अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 1948. यूडीएचआर एक की डॉक्यूमेंट है जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर करता है बाकी सब लोगों के लिए जो नॉर्मल लोग हैं, देश में रह रहे हैं. तो ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है, वो भी यूएन चार्टर के प्रिंसिपल से लेके. अब यूएन चार्टर में पीस की बात की गई है, लड़ाई झगड़े को दूर रखने की बात की गई है, तो ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स के अंदर भी इस चीज का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हो ही रहा होगा. देन कोवेनेंट्स एंड ट्रीटीज. Subsequent to UDHR, यानी कि Universal Declaration of Human Rights, the UN has developed various human rights covenants. UN ने काफी सारे human rights covenants बनाए हैं और treaties बनाए हैं. ठीक है. UDHR से वो like effect होके, such as the International Covenant on Civil and Political Rights. इट्स एन इम्पॉर्टेंट नेम, मैंने इसको बोल्ड नहीं किया है इसलिए मैं इसे अंडरलाइन कर रही हूँ. इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR, ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था. एंड द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स, ICESCR. देन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं. द यूएन थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड कोवेनेंट्स हैज एस्टैब्लिश्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्लोबली, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क भी किया है यूएन ने कि मतलब इन कोवेनेंट्स के थ्रू कि ना जो ह्यूमन राइट्स है उनको ग्लोबली प्रोटेक्शन भी मिले, इनको कोई वायलेट ना करे. जैसे एग्जांपल इंक्लूड्स द कोवेनेंट ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, CRC, Covenant on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, एंड अदर. तो इस टाइप की उन्होंने काफी सारे कॉन्वेंट्स बनाए हैं यूएन ने ताकि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन मिले. देन कनेक्शन बिटवीन यूएन चार्टर एंड ह्यूमन राइट्स, ये वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बट एक बार और देख लेते हैं. कॉमन वैल्यूज की बात करें तो यूएन चार्टर्स की और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की कॉमन वैल्यूज है. ठीक है. दोनों कॉमन वैल्यू मतलब इनकी जो वैल्यूज है, जो इनके प्रिंसिपल है, ऑलमोस्ट काफी सिमिलर है. ये दोनों बात करते हैं डिग्निटी की, इक्वालिटी की, क्योंकि यूएन ने भी अपने प्रिंसिपल्स पे बोला है कि हम सारी कंट्रीज को, मेंबर्स कंट्री को इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, पीस प्रोवाइड करना चाहते हैं. And same with the international human rights, all the people are equal, they should get equal rights and opportunity. ठीक है. दे शुड लिव विद डिग्निटी, दे शुड गेट फ्रीडम. तो ये सारी बातें ह्यूमन राइट्स में भी की गई है. सो डिग्निटी, इक्वालिटी एंड द इनहेरेंट वर्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल. Then UN's role in human rights. The UN Charter empowers the UN. UN Charter empower करता है UN को कि वो एक्शन ले सकती है टू इंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम. अगर उन्हें कोई भी ऐसा एक्शन लेना पड़ता है जो जो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम के साथ मतलब कि कोई उल्लंघन कर रहा है ह्यूमन राइट्स के नियमों का, उन लोगों की फंडामेंटल फ्रीडम का, तो उस टाइम पे एक्शन लिया जा सकता है यूएन के थ्रू, और ये पावर उन्हें देती है यूएन चार्टर. And then the UN has established bodies such as UN Human Rights Council to monitor and address human rights issues globally. यानी कि UN की कुछ bodies भी है, जैसे कि UN Human Rights Council हो गई. ये क्या ध्यान रखती है इस बात का कि ह्यूमन राइट्स के क्या क्या इशू है जो ग्लोबली वर्ल्ड को फेस करने पड़ रहे हैं और वो ठीक से फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. Then Security Council and Human Rights.
जो यूएन काउंसिल है आउटलाइन इन द चार्टर, उनके पास अथॉरिटी है टू एड्रेस द थ्रेट्स, यानी कि ये अथॉरिटी है कि ना अगर कोई भी ऐसा थ्रेट होता है जो इंटरनेशनल पीस के ऊपर बनता है या फिर कोई सिक्योरिटी के ऊपर बनता है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे पीस को डिस्टर्ब करता है या इंटरनेशनल सिक्योरिटीज को डिस्टर्ब करता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाता है देशों के बीच में यानी कंट्रीज के बीच में, तो वहाँ पे यूएन अपने वर्क कर सकती है और इंक्लूड तो पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सिचुएशंस इन्वॉल्विंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स एंड वायलेशंस। तो यहाँ पे जो यूएन है एक्शन ले सकती है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, यानी कि R2P इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का मतलब है कि यूएन कुछ कम्युनिटी बनाएगा, जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी हो गई, जिसमें जिसका काम क्या होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कोई स्टेट है जो अपनी पॉपुलेशन को किसी चीज़ से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो वहाँ पे वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो बनाई है यूएन ने, जिससे जो कम्युनिटी लिंक्ड है यूएन से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आगे बढ़ के उस स्टेट की हेल्प करे, चाहे वो इंटरनेशनल मैटर ना हो, बट अगर स्टेट को हेल्प चाहिए इंटरनेशनली एज इट इज द मेंबर ऑफ द यूएन चार्टर, तो ऑफ कोर्स उसे हेल्प मिलेगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।